जनाब से सवेरा में वक्त हो चुका है सवेरा और सेहत का, और सेहत में हम आपके सेगमेंट में मुलाकात करवाते हैं किसी भी ऐसे गेस्ट से जिससे यकीनन आपकी सेहत के हवाले से बातचीत की जाती है और साथ साथ आपको बहुत कुछ समझने का, सीखने का मौका भी मिलता है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं ऑफ कोर्स किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि एक ऐसा काम कर रहे हैं जो बहुत सारे लोग तो करते हैं लेकिन साथ साथ इस फील्ड में इतनी कामयाबी भी हासिल की। 25 साल से इस फील्ड में है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज सर तारिक आजम सिद्दीकी साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सर आपके? ठीक ठाक है। कैसा लग रहा है सर सच सवेरा पे? बहुत पहले भी आ चुके बिल्कुल, और खुशबू से कुछ फील हो रहा है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली कुछ डिलीशियस चीज बन रही है यहाँ पे। ठीक है सर, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि दिल की बीमारी के असरात क्या होते हैं? दिल की बीमारी के असरात, असल में दिल की बीमारी 3 तरह की होती हैं। एक तो वो जो कि एंजाइना की वजह से होती है, जिसमें ये होता है कि खून की नालियां जो दिल की हैं वो तंग हो जाती हैं। दूसरी कलेक्शन ऑफ डिजीजेस जो है वो हार्ट वाल्व की डिजीजेस होती हैं। हार्ट में आपको जैसे पता है कि 4 वाल्व्स होते हैं और अगर उनमें कोई खराबी हो जाए तो फिर उनकी ट्रीटमेंट करनी होती है। तो ये सेकंड फिनोमेना ऑफ डिजीज है। तीसरी जो ग्रुप ऑफ डिजीजेस हैं वो डिफेक्ट्स जो कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, यानी कि बच्चों में पैदाइशी हार्ट के डिफेक्ट्स जो होते हैं उनके, ये 3 तरह की हार्ट डिजीजेस हैं बेसिकली। ठीक है। अच्छा, सर्जरीज कितनी किस्म की होती हैं सर? सर्जरीज भी ज़ाहिर है इन 3 तरह की होती हैं, तो 3 ही तरह की होती हैं। अच्छा, इनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। जो कोरोनरी बाईपास प्रोसीजर्स होते हैं और जो वाल्व प्रोसीजर्स होते हैं ये एडल्ट सर्जन इनसे डील करते हैं, और जो बर्थ डिफेक्ट वाली जो सर्जरी होती है उनके लिए ट्रेनिंग अलग होती है बेसिकली, और वो स्पेशल सर्जन्स होते हैं जो कि उन डिजीजेस को ट्रेन करते हैं जो कि बाय बर्थ बच्चे में पैदा होते हैं। बाय बर्थ क्या बात करें, क्यों, मतलब कि ऐसा क्यों होता है? उसमें क्या ऐसी प्रॉब्लम रह जाती है प्रेगनेंसी के दौरान कि जिसकी वजह से ये बच्चा जो है मतलब उसके साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है? जी, ये असल में हार्ट जो है वो आपको पता है कि तीसरे हफ्ते से बनना शुरू हो जाता है, और अगर आप अल्ट्रासाउंड कराएं मदर का तो जो पहली चीज आप देखते हैं वूम के अंदर वो हार्ट बीट होती है। वो बिल्कुल प्रिमिटिव हार्ट होता है और सिर्फ एक उसका चेम्बर होता है जो चल रहा होता है। आहिस्ते आहिस्ते जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है तो हार्ट के डिफरेंट चेम्बर्स बनने शुरू होते हैं, और जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है माँ के पेट के अंदर तो वैसे वैसे चेम्बर्स जो हैं और एवोल्यूशन के प्रोसेस जो होता है प्रॉपर एडल्ट हार्ट शेप होना शुरू हो जाता है। तो ये जो डेवलपमेंट प्रोसेसेस होती हैं जिसमें डिफरेंट चेम्बर्स बन रहे होते हैं, इनमें कभी कभार प्रॉब्लम हो जाती है। कभी कभार खून की नालियां जो बन रही होती हैं जो कि हार्ट से एसोसिएटेड होती हैं वो अपनी सही जगह पे नहीं आती हैं। तो इस तरह के डिफेक्ट्स होते हैं बेसिकली जिनको बाद में करेक्ट किया जाता है। ठीक है। बहुत से ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि टोटली करेक्टेबल होती हैं, बहुत सी टोटली करेक्टेबल नहीं होती। तो इस सूरत में हम लोग पैलिएटिव सर्जरी करते हैं। पैलिएटिव सर्जरी ये है कि उसको टोटली करेक्ट नहीं किया गया, बट फॉर द मोमेंट जो है सिम्टम्स रिलीव करने के लिए आप ऑपरेट करते हैं, और जैसे जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी कंप्लीट सर्जरी भी हो जाती है। ठीक है सर, प्रेगनेंसी का आपने जिक्र किया, अगर किसी मदर के साथ ऐसा है तो उसके लिए क्या फिर उसको एहतियात करनी चाहिए, क्या ऐसी चीजें? प्रेगनेंसी में बेसिकली उन मदर्स को प्रॉब्लम होती है जिनकी हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी हो चुकी होती है, क्योंकि जिन लोगों का हार्ट वाल्व रिप्लेसमेंट होता है तो बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं कि वो पहचान लेते हैं कि ये जो हार्ट वाल्व रिप्लेस हुआ है ये हमारे बॉडी का जुज नहीं है बेसिकली। तो उसके अंदर डिफेंस मैकेनिज्म्स बॉडी के जो है वो एक्टिवेट होते हैं और उसके अंदर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। पहचान लिया जाता है कि भाई ये मेरे बदन का हिस्सा नहीं है, तो डिफेंस मैकेनिज्म्स काम करते हैं बेसिकली। इसको ट्रीट करने के लिए हमें खून को पतला करना होता है ताकि ब्लड क्लॉटिंग जो है उसका लेवल जो है वो कम हो जाए। खून पतला रहेगा तो वो क्लॉट नहीं करेगा। तो जो हार्ट वाल्व्स है, मैं अभी कुछ लेके आए उस सैंपल जी, मैं अभी यही पूछना चाह रही थी कि ये आप बताएं जरा, जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं क्या है ये आप देखें अगर तो ये एक हार्ट वाल्व है, ठीक है। इसके अंदर ये एक बॉल है जो कि चलती है। इस बॉल को निकाला भी जा सकता है बेसिकली, और अगर आप देखें तो ये है एरिया जिसके अंदर से ब्लड फ्लो करता है। अब नॉर्मली ये बॉल जब इसके अंदर आती है तो हार्ट बीट के साथ ये चलती है। यहाँ से अगर हार्ट का ब्लड निकला तो ये बॉल ऊपर गई, ब्लड इसके थ्रू पास हो जाएगा, ठीक है, और फिर वापस नहीं आएगा क्योंकि बॉल अपनी जगह पे लॉज हो गई।
तो खून दिल के अंदर वापस नहीं जाएगा। तो ये वाल्व जो है ये वन वे मैकेनिज्म है। तो ये सबसे पहला जो है प्रॉपर्ली यूज्ड वाल्व जो है, इसको स्टार एडवर्ड्स वाल्व कहते हैं, ये बना था। ठीक है। फिर उसके बाद ये वाल्व आया जिसमें एक डिस्क है, जैसे उसमें बॉल थी, इसमें एक डिस्क है जो कि ऊपर नीचे होती है। ठीक है, ठीक, राइट। इसके बाद ये वाल्व आया जिसमें टिल्टिंग डिस्क बननी शुरू हुई। और ये वाल्व्स क्यों एक से एक आगे बने, वो इसलिए बने कि इनकी फ्लो, इनके थ्रू जो फ्लो है उसमें टर्बुलेंस ना हो। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर है दुबई से। इरम, अस्सलाम वालेकुम। ओके, नो प्रॉब्लम। जी सर, आप क्या बता रहे थे? तो टर्बुलेंस रिड्यूस करने के लिए जो है ये एवोल्यूशन था इन द प्रोसेस ऑफ वाल्व मेकिंग। तो ये सिंगल डिस्क वाल्व था, राइट। और इसके बाद जो करंटली वाल्व आया है वो ये डबल डिस्क वाल्व आया है। इसकी फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छी हैं, ठीक है, और इसमें टर्बुलेंस बहुत कम होता है। तो ये एक तरह के वाल्व हैं जिनको मैकेनिकल वाल्व कहा जाता है। राइट। इसके अलावा टिश्यू वाल्व्स हैं जो कि हार्ट के बोवाइन यानी कि गाय के उससे दिल की कवरिंग झिल्ली से बनते हैं, और पोर्सिन होते हैं जो कि पिग के वाल्व के उससे बनते हैं बेसिकली। ठीक है। तो ये टिश्यू वाल्व्स होते हैं, और इसमें जो है खून पतला करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ये नॉर्मल टिश्यू वाल्व्स हैं। सही। ठीक है, तो ये भी लगाए जा सकते हैं, मगर इनमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी मैकेनिक्स इतनी अच्छी होती है कि ये पूरी लाइफ, किसी की लाइफ थ्रू आउट द लाइफ चल सकता है और जरूरत नहीं होती रिप्लेसमेंट की। बट इसका डिसएडवांटेज ये कि आपको दवा लेनी पड़ती है खून पतला करने की। टिश्यू वाल्व जो होता है उसके एडवांटेज ये कि दवा नहीं लेनी पड़ती। दुबई से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इरम, क्या हाल है? हेलो जी इरम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। क्या पूछना चाहेंगे हमारे गेस्ट से? जी, मुझे डॉक्टर साहब से बात करनी थी। जी बिल्कुल कीजिए। मुझे उनसे ये पूछना कि मेरे ना सीने में अक्सर पेन रहती है। पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये तकरीबन 2-3 माह से ऐसा हुआ है मुझे, और 1-2 दिन होगी बाद में बिल्कुल ठीक हो जाती है। फिर मैंने यहाँ दुबई में मेरा मेडिकल अभी हुआ है तो उसमें मेरी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। ठीक है, तो मुझे ये पूछना है किस वजह से है ये। ठीक है, ऑनर आप कौन सा? ये एक टेस्ट हुआ था, ये ईसीजी करवाई थी, इसमें हार्ट बीट थोड़ी तेज आई थी, लेकिन डॉक्टर ने कहा वो बिल्कुल ठीक है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतनी तेज नहीं है कि जिससे कोई प्रॉब्लम हो सके आपको। मुझे इस बारे में पूछना था। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी डॉक्टर साहब, इस पे डिपेंड करता है। हार्ट जरूरी नहीं है कि जो सीने में जितना भी दर्द हो वो हार्ट से ही रिलेटेड हो, क्योंकि सीने में और भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे लंग्स होते हैं, चेस्ट वॉल होती है। ठीक है, अगर किसी को थोड़ी इंजरी हो गई या सोने में अगर नर्व ट्विस्ट हो गई तो सुपरफिशियल पेन्स हो सकते हैं जो कि हार्ट से रिलेटेड नहीं होते। दूसरी जो बहुत कॉमन चीज है कि वो कभी आपकी एसिडिटी बहुत बढ़ जाती है स्टमक में लोगों की, वो भी रिलीफ, वो भी यहाँ पे रेफर होता है पेन। तो ये ज्यादा कॉमन चीजें हैं बेसिकली। जो हार्ट से पेन लिंक्ड है उसके लिए बेसिकली आपकी एज जो है वो 40 से ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मली। अच्छा, वन शुड बी ओवर 40 टू हैव सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज। फिर उसके काफी रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि अगर जितने ज्यादा रिस्क फैक्टर्स हों उतने उसका चांस होता है हार्ट डिजीज होने का, जैसे कि ओवरवेट हो आदमी, स्मोकर हो, कोलेस्ट्रॉल उसका बढ़ा हुआ हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, डायबिटीज हो। ठीक है, और डायबिटीज में अगर इंसुलिन ले रहा हो, उसके पेरेंट्स में अगर हार्ट डिजीज हो तो उसको ज्यादा चांस होता है हार्ट डिजीज होने का। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं बेसिकली। ठीक है, अगर इनको चेस्ट पेन हो रहा है तो इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ठीक है, जो पहली इन्वेस्टिगेशन कराई जाएगी, एक तो एक्सरे करा ली जाए ताकि देखा जाए कि सुपरफिशियल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, और दूसरी चीज ये कि ईटीटी एक टेस्ट होता है जिसको कहते हैं एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, ठीक है, वो एक्सरसाइज मशीन पे होता है, ईसीजी वगैरह आपका लगाया जाता है और आपको एक्सरसाइज कराया जाता है। उससे फिर आपको देखा जाता है कि कोई ईसीजी में चेंजेस तो नहीं आ रहे, आपको कोई सिम्टम्स डेवलप तो नहीं हो रहे एक्सरसाइज में, और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर पॉसिबिलिटी है कि आपको एंजाइना का डिजीज है। और फिर इसको फर्दर एक्सप्लोर किया जाता है। ओके, मैं तो आने वाले बच्चों के साथ भी गलत होता है, राइट? डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि हार्ट अटैक के क्या निशानियां हैं, क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है इंसान को कि इसको हार्ट अटैक हुआ है? बहुत सारे लोग, जैसे अनम भी हम लोग बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा था किसी को इनकी फैमिली में शायद हुआ था, उनको पता नहीं चला था, शायद बर्दाश्त कर गए थे वो। तो इस हवाले से भी बताएं सर। जी,
पहले तो स्मोकिंग पे बात हो रही थी। स्मोकिंग जो है बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है जिससे हार्ट डिजीज होता है, और सिर्फ ना ही हार्ट डिजीज होता है बल्कि वेरियस कैंसर्स होते हैं। आपके स्वॉलोइंग पैसेज का कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, स्टमक कैंसर होता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर होता है। तो स्मोकिंग इज रियली डेट्रीमेंटल टू योर हेल्थ। और हार्ट डिजीज तो होती ही होती है क्योंकि खून की नालियां जो दिल की अपनी होती हैं वो तंग होना शुरू हो जाती हैं और उनमें स्पैज्म प्रोड्यूस होता है स्मोक से। ठीक है, कोल टार आप अगर सिगरेट देखें तो उसके अंदर से, एक सिगरेट के अंदर से कितना काला तारकोल निकलता है बेसिकली। तो ये सब पॉइजन आप अंदर ले रहे हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग के बहुत नुकसान हैं। हार्ट अटैक के आप जो सिम्टम्स पूछ रही हैं, कभी कभार ऐसा हार्ट अटैक होता है कि कोई सिम्टम्स नहीं होते, उसको एसिम्प्टोमेटिक हार्ट अटैक कहते हैं। बट ईसीजी में चेंजेस आ जाते हैं आपके, और आपके एंजाइम लेवल्स जो ब्लड में जो कि डिनोट करते हैं, बताते हैं कि हार्ट अटैक हुआ है, वो बढ़ जाते हैं। बट नॉर्मली हार्ट अटैक होने से पहले जो है सिम्टम्स होते हैं, ज्यादातर केसेस में होते हैं। द फर्स्ट सिम्टम इज चेस्ट पेन। ठीक है, सेंट्रल चेस्ट पेन होता है और बहुत एगोनाइजिंग पेन होता है, इतना लगता है कि बिल्कुल दिल फटा जा रहा है। ठीक है, और वो पेन रेडिएट करता है। होता एक्सरसाइज से है कि किसी आदमी कोई एक्सरसाइज कर रहा हो, भाग तेज दौड़ रहा हो, सीढ़ियां चढ़ रहा हो, या कुछ भी कभी कभार एट रेस्ट भी हो जाता है, तो वो पेन स्प्रेड करता है इनटू द आर्म, इनटू द लेफ्ट आर्म। कभी कभार जॉ में जाता है, कभी कभार बैक में भी चला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ और सिम्टम्स हो सकते हैं। प्रोफ्यूज स्वेटिंग होती है, कभी कभार पसीने छूट जाते हैं, बिल्कुल आदमी भीग जाता है पसीने से। इसके अलावा वॉमिटिंग, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब सिलसिले होते हैं। इससे आदमी को और पता चल जाता है कि भाई मुझे हार्ट अटैक हो रहा है और मुझे जल्दी से अस्पताल ले चलो। और कितनी एज में से आपने बताया था? हार्ट अटैक किसी भी एज में हो सकता है, नॉर्मली 30 से ज्यादा की उम्र में हो सकता है। बट मैंने ऐसी भी एक लड़की ऑपरेट की है जो 18 साल की थी। बिल्कुल, उसमें ओबेसिटी थी और फैमिली हिस्ट्री थी हार्ट डिजीज की, और उसके 3 बाईपासेस हुए थे बेसिकली। तो हो तो किसी भी एज में सकता है जी। बट ऐसा है कि जो अक्यूट हार्ट अटैक होता है वो कभी कभार आपका आखिरी हार्ट अटैक होता है। जितनी एज ज्यादा होती है तो उन लोगों में कोलैटरल सर्कुलेशन बननी शुरू हो जाती है। मतलब ये है कि कम्युनिकेशन हार्ट की डिफरेंट आर्टरीज में पैदा हो जाती है। तो अगर कोई आर्टरी सडनली ब्लॉक भी होती है तो कोलैटरल सर्कुलेशन इतनी होती है कि उसको बहुत जोरदार झटका नहीं लगता। हार्ट अटैक होता तो है बट इतना सिवियर नहीं होता। जो जवानी में हार्ट अटैक होता है वो बहुत सीवियर होता है। और एक खून की नाली है जिसको हम लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग कहते हैं। कोलैटरल सर्कुलेशन बनी नहीं होती, यंग मैन होता है, फर्स्ट टाइम हार्ट अटैक होता है, उसको हम जो डिजीज होता है उसको कहते हैं विडो मेकर्स लीजन। कि वो ऐसा है कि उसने इसकी बेगम को विडो बना देना, इतना सडन हार्ट अटैक होता है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ डेथ। आपने सारी चीजें बताई, एक ये चीज रह गई थी शायद आपने इसको मेंशन नहीं किया था, इसको बताइएगा। अगर आप ये देखें तो ये एक चीज है जो हमने हार्ट की कोरोनरी आर्टरी से निकाली है। ये आप जो देख रहे हैं ये मेन कोरोनरी आर्टरी है और ये डिवाइड हो रही है इनटू अदर ब्रांचेस। और ये देखें ये सारा चर्बी अंदर जमा है खून की नाली की। खून की नाली की कवरिंग रह गई है पेशेंट के अंदर, और अंदर से हमने जो कुछ भी रास्ता रोक रहा था वो सब चीजें हमने निकाल दी हैं ताकि सर्कुलेशन को रीएस्टैब्लिश किया जाए। इसको कहते हैं एथेरोमा। ठीक है, जब इतना एक्सटेंसिव डिजीज हो तो उसका बाईपास ही करना पड़ता है, एंजियोप्लास्टी वगैरह से इलाज नहीं हो सकता बेसिकली, और दवाओं से ऑब्वियसली नहीं हो सकता क्योंकि डिजीज इतनी एक्सटेंसिव है। अब बस मगर इतनी एक्सटेंसिव डिजीज जिसके हो उसके फिर रिजल्ट्स भी इतने अच्छे नहीं होते क्योंकि आपने काफी एक्सकेवेट करके चीजें निकाली हुई होती हैं, और जो रास्ता जितनी स्मूथ ब्लड वेसल की लाइनिंग होगी उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा, और जितनी रफ होगी, अब ये हमने निकाला है तो अंदर की लाइनिंग जो है वो बहुत रफ रह गई है। रफ में जैसे मैंने बताया बॉडी रिकग्नाइज करती है कि भाई ये तो नॉर्मल चीज नहीं है, और फिर क्लॉटिंग शुरू हो जाती है। तो अगर हमने ये निकाल लिया और उसमें क्लॉटिंग शुरू हो गई तो फिर हार्ट की आर्टरी बंद हो जाएगी। इसके लिए भी हमें खून को पतला करना पड़ता है काफी। तो ये डिफरेंट तरीके के ऑपरेशंस होते हैं, हर ऑपरेशन एक से
दूसरा डिफरेंट होता है और उसकी डिफरेंट फॉलो अप करना पड़ता है। ठीक है, ताकि हमारा आज का भी टॉपिक था कि वो कौन सा ऐसा फैसला है जो जल्दबाजी में, गुस्से में किया गया और आज भी आप उस पर पछताते हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, जितने व्यूअर्स हमारे देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज आप जो है अपनी इसके हवाले से फील्ड के हिसाब से, और फरहीन आप भी, कि बहुत सारे लोग कभी जज्बात में आके कि कोई दुख हुआ, उनको इश्क में नाकामी हुई, ड्रिंक करना शुरू कर दी, मंशियात का इस्तेमाल किया, तो ऐसी फैमिलीज जो इस वक्त देख रही प्रोग्राम, उनके लिए गाइडलाइन हो आपका आंसर, क्या कहना चाहेंगी टॉपिक के? मैं देखिए इस हवाले से यही कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो फैमिलीज जो कि सफरिंग हैं, ये काबिल इलाज मर्ज है, इलाज हो सकता है। सैकड़ों हजारों लोग हैं, बल्कि दुनिया में लाखों लोग हैं जो कि ठीक हो चुके हैं। तो आप लोग डिसअपॉइंट ना हो, हिम्मत ना हारें, कोशिश जारी रखें और किसी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर से। और सर आपका क्या मैसेज है चलते चलते तमाम लोगों के लिए? मैं भी यही कहना चाहूँगा कि मतलब साइकियाट्रिक इलनेसेस बहुत जगह पे होती हैं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको जितनी अच्छी तरह टैकल किया जाए और उनके मरीजों को ख़ास तौर पे ये एहसास ना दिलाया जाए कि वो बहुत सीरियसली सफ़र कर रहे हैं और उनको बहुत टैक्टफुली उनसे अगर डील किया जाए तो आई थिंक दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन हेल्पिंग दीज पीपल। ओके, बहुत शुक्रिया। और डिश भी हमारी तैयार हो चुकी है बिल्कुल, और इसकी प्रेजेंटेशन जो है वो बहुत मजे की, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है ना। अच्छा, पता है हमारे हमेशा गेस्ट का एक सवाल होता है कि क्या ये डिश यहाँ रेडी हो जाएगी? तो बिल्कुल ये रेडी भी हो गई है और हम इसको ट्राई भी करेंगे। और सर आपके आने का यहाँ पे बहुत शुक्रिया, मैम आपके आने का यहाँ बहुत शुक्रिया। और हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई होप कि हम एक बार फिर आप लोगों को यहाँ सेट पे बुला सके। हमारे व्यूअर्स इस बात से बहुत फायदा उठा सकते हैं कि जो लोग हम नहीं विजिट कर पाते या जिन लोगों के बारे में हमें बहुत कम पता होता है, हम उनको जान सकते हैं, उनको जान रहे हैं इस शो पे। बहुत से प्रॉब्लम्स भी उनके हल हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर पाते हैं सॉल्व। तो कुछ लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कहाँ अप्रोच करें, तो बिल्कुल आप हमारे शो को देखिए और हमें कॉल भी कर पसंद भी करते हैं। बहुत शुक्रिया। चलते चलते मुझे सिर्फ इतना कहना है कि टॉपिक को रखने का मकसद यही था कि प्लीज अपनी जिंदगी में कोई ऐसा गलत फैसला मत कीजिएगा जिसकी वजह से बाद में परेशान होना पड़े। और इसी के साथ मुझे, अनम को, हमारे गेस्ट को इजाजत दीजिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सुबह 10 बजे। टिल देन अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।